सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वैश्विक चुनौतियों के बीच G7 शिखर सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं पत्रकार सिमरन सोडी। आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा की यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा G7 समिट को अटेंड करने गए हैं, जहां वो देश के अन्य वर्ल्ड लीडर्स के साथ बातचीत करेंगे और बहुत सी महत्वपूर्ण इश्यूज हैं जिन पर डिस्कशंस होंगी। प्रोफेसर महापात्रा, जब आप इस विजिट को देखते हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली विजिट है कनाडा को पिछले 10 साल में अगर हम देखें, और जो प्रधानमंत्री की विजिट है G7 में जहां वो वर्ल्ड लीडर्स को मिलेंगे, तो इस जो विजिट का एक G7 का अपना एक सिग्निफिकेंस है, पर इस विजिट का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है। तो दोनों चीजों को एक साथ देखते हुए आप कितना सिग्निफिकेंस निकालते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि G7 जो ग्रुप ऑफ 7, ये तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जिसमें 7 डेवलप्ड कंट्रीज वहाँ मेंबर हैं, वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी हैं। और दुनिया में जो भी घटना घटती है, चाहे वो अच्छे के लिए हो या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन देके दुनिया जा रहा है, उसको सारे समस्या को कैसे समाधान करेंगे, ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल देश के जो नेता हैं वो इकट्ठा बैठ के बातचीत करते हैं और समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कोशिश करते हैं। और ऐसे G7 एनुअल मीटिंग होता है। ये 1975 में शुरू हुआ, तब से ऑलमोस्ट 50 साल हो गया है। और भारत ने यहाँ करीब 11 बार इनवाइटेड हुआ है। अभी ये 12th टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं और 2019 से अब तक कंटिन्यूअसली हर एक एनुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को रिप्रेजेंट किया। और इसमें भारत का वो G7 मीटिंग में होना भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब ये है कि भारत का जो ग्लोबल रोल है उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और सेकेंडली, कनाडा और इंडिया के बीच में जो मतभेद हुए थे, तब से आज तक जो मतभेद जबरदस्त हुआ है, दोनों देशों के संबंध में दरार आया है, उसको सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। और कनाडा का प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव भी आया था कि भारत के प्रधानमंत्री को ना बुलाया जाए। फिर भी ये जेम्स कार्नी जो नए प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इनविटेशन नरेंद्र मोदी जी को दिया। उसका कारण यह है कि इंडिया एक इन्फ्लुएंशियल देश है और पूरे विश्व में ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और विश्व में जो जो समस्याएं हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेके हो या जो जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रहा है, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्प्रेड हो रहा है, या जो जो चुनौतियां हैं जैसे एनर्जी सिक्योरिटी, ये सारे में भारत का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी प्रधानमंत्री जी जो कनाडा गए हैं, ये इसमें भारत का एक प्रभावी रोल भी देखने को मिलेगा। और भारत का जो संबंध होगा बाकी सारे बड़े बड़े लीडर के साथ, वो भी इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर महापात्रा, जैसा कि आपने कहा कि G7 समिट में हम देखते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स, चाहे वो अमेरिका है, यूके है, फ्रांस, जर्मनी, जो इम्पोर्टेंट देश है, उनके लीडर्स वहां जमा हुए हैं बातचीत करने बहुत से ग्लोबल मुद्दों पर। तो एक मुद्दा जो आजकल सबसे मैं कहूंगी टॉप पे है, जहां तक हम ग्लोबल इश्यूज की बात करते हैं, तो वो है जो मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल को लेके जो एकदम कॉन्फ्लिक्ट जो दोबारा से शुरू हो गया है और जो टेंशंस और इनसिक्योरिटी उस रीजन में हुई है। और भारत के अच्छे रिलेशन है ईरान के साथ भी, इजराइल के साथ भी। तो ये जो G7 समिट है, हम देखते हैं कि ये कनाडा में चल रही है, ये जो टेंशंस है मिडिल ईस्ट में चल रही हैं। और G7 के लीडर्स ने, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि वो जो इजराइल की राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये जो एक मिडिल ईस्ट का जो इशू है, इसको देखते हुए G7 का कितना सिग्निफिकेंस है और भारत के लिए वहां होना कितना इम्पोर्टेंट है, खासकर क्योंकि भारत के अच्छे रिश्ते हैं ईरान के साथ भी और इजराइल के साथ भी। आज G7 का रोल डायरेक्टली मिडिल ईस्ट में नहीं है, मगर G7 कंट्रीज और बाकी सारे जितने भी देश हैं, सब अफेक्टेड हैं। जो भी मिडिल ईस्ट में चल रहा है या युद्ध चल रहा है, उसमें ऑयल प्राइसेस तो काफी बढ़ भी रहा है और सारे विश्व के लिए एनर्जी इनसिक्योरिटी ये पैदा कर रहा है। मगर ये G7 का रोल इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा नहीं है, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से एक अपना खुद एक रोल प्ले करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं तो ईरान को बार बार ये कह रहा हूँ कि तुम एक न्यूक्लियर डील साइन करो,
मगर G7 ने एक स्टेटमेंट में ये कह दिया कि वो सारे अमेरिका का प्रेसिडेंट के साथ हैं, और इजराइल का जो सॉवरेंटी है, इजराइल का सिक्योरिटी है, उसको लेके सारे सपोर्ट कर रहे हैं। और दुनिया में कोई भी देश नहीं है जो चाहता है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन पावर हो, G7 सहित। तो स्टेटमेंट तो आ गया है, मगर उस समाधान होगा तो डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से उसको अप्रोच करेंगे वो देखना पड़ेगा। भारत ने अपना जो संदेश वो खुलेआम दे चुका है, क्योंकि ईरान भारत का एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और जो सिविलाइजेशनल कनेक्टिविटी है उसको लेके ईरान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल भी इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और चाहे वो आर्म्स परचेज हो या टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हो, इजराइल भी भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो भारत ने ये कहा है कि डी एस्केलेशन जितना जल्दी हो सके हो जाए, और थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी जो भी इशू है उसका समाधान हो। तो अगर देखेंगे कि भारत अपना पोजीशन रखा है और G7 भी अपना पोजीशन रखे हैं, बहुत सारे देश भारत के साथ जाएंगे, क्योंकि कौन मना करेगा कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी सही तरीका है और लड़ाई सही तरीका नहीं है। तो भारत ने अपना मत वहां रख चुका है। प्रोफेसर महापात्रा, हम ये भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कनाडा यात्रा, जब वो G7 समिट अटेंड करेंगे, वो साइड लाइन्स पर काफी बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी, वर्ल्ड लीडर्स से वो मिलेंगे। और ये जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं ये कुछ एक महीने के बाद आ रही हैं, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अपना लॉन्च किया और जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का उसको टारगेट किया 22 अप्रैल के जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक थे उनके जवाब में। तो ये जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा में, जो वर्ल्ड लीडर्स से वो मिलेंगे ऑपरेशन सिंदूर से पहली बार, तो इसका जो हम कहते हैं भारत जो अपना एक व्यू पॉइंट है जब हम टेररिज्म की बात करते हैं उसको सामने लाने का ये एक अवसर होगा। तो ये चीज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम देखते हैं तो G7 के साथ साथ भारत के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद भारत का जो पर्सपेक्टिव है वो सामने रख पाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो भी प्रयास है, ये आज या कल का नहीं है, या ऑपरेशन सिंदूर की वजह से नहीं है। वो शुरू से ही आतंकवाद के खिलाफ है, और आतंकवाद के खिलाफ एक मिशन मोड में पूरे विश्व में कोशिश कर रहे हैं कि किस टाइप का एक कोऑपरेशन हो जिसमें आतंकवाद कहीं भी अपना प्रभाव ना डाले। अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, जब पहलगाम में जो अटैक हुआ, ये तो एकदम फ्रेश एक मामला है। और जिस तरह से अटैक हुआ, जिसके ऊपर अटैक हुआ, ये काफी निंदनीय है, क्योंकि अनआर्म्ड जो टूरिस्ट थे उनको टेररिस्ट लोगों ने जिस तरह से मारा, पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं और सब लोग उसका निंदा किए। और पाकिस्तान आतंकवाद का एक गढ़ है, ये पूरे दुनिया को मालूम है। अभी ये दूसरी बार एक अपॉर्चुनिटी मिला है भारत के प्रधानमंत्री को, G7 के जितने बड़े बड़े लीडर हैं प्लस जो आउटरीच में मेंबर्स हैं, कई सारे हैं, उसमें साउथ अफ्रीका भी है, इंडोनेशिया भी है, मेक्सिको भी है, बहुत सारे देश हैं। वो सारे लीडर के साथ आमने सामने जब बात करेंगे और उनका एड्रेस में वो ये बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे घटना कहीं भी ना घटे। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक अवसर है। तो ये आमने सामने बात करना और अलग से स्टेटमेंट देना बहुत फर्क होता है। तो इसलिए मैं ये भी मानता हूँ कि ये भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है। 33 कंट्रीज में तो हमारा जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे वो गए, वहां भी इंटरेक्ट किए, मगर प्रधानमंत्री जब बोले उसका महत्व और कुछ होता ही है। और G7 जैसे एक रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो लीडर है, जो इन्फ्लुएंशियल है, प्रभावशाली देश हैं, वो सारे नेताओं के साथ बात करेंगे। तो ये भारत के लिए एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया को साथ लेके चले, ताकि ऑपरेशन सिंदूर और किसी भी देश को करना ना पड़े। प्रोफेसर महापात्रा, हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज जब कनाडा में लैंड किए हैं तो उन्होंने एक्स पर, जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे, उस पर एक पोस्ट भी डाला है कि वो कनाडा में जो दुनिया के लीडर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे और अपने विचार शेयर करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी पोस्ट किया है कि वो एम्फेसाइज करेंगे प्रायोरिटीज ग्लोबल साउथ की। तो बात अगर हम ग्लोबल साउथ की करते हैं तो हमने ये भी देखा है कि भारत प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप के अंडर ग्लोबल साउथ की जो प्रायोरिटीज हैं, ग्लोबल साउथ के जो मुद्दे हैं उनको सामने लाता रहा है। तो G7 समिट में भारत को एक अवसर है अपने ग्लोबल साउथ की जो इश्यूज हैं, जो प्रायोरिटीज हैं, उनको सामने लाने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी इसको जो ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन है उसको G7 में कैसे करेंगे?
देखिए अभी जिस समय G7 मीटिंग कनाडा के अल्बर्टा प्रोविंस में हो रहा है, उसी समय हमें देखने को मिलता है कि पूरे विश्व में जो आर्थिक स्थिति है बहुत खराब है, और ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी ऐसे एक समय से गुजर रहा है जिसमें जितने भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट रूल्स रेगुलेशंस थे वो सारे अभी एक चुनौती देके गति कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ पॉलिसी ये पूरे विश्व में सारे देश को अफेक्ट करता है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, अलायंस पार्टनर हो, या एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप हो, सारे देश को अफेक्ट करता है। और IMF एंड वर्ल्ड बैंक जिस तरह से फोरकास्ट किया है कि अभी 25-26 में विश्व का आर्थिक स्थिति बहुत बुरा होगा, ग्रोथ रेट बहुत कम होगा, तो सारे देश तो अपने अपने डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, मगर बहुत कम सारे प्रभावशाली देश हैं जो कि दूसरे देश के आर्थिक स्थिति जो बुरा है उसके बारे में सोचते हैं। उसमें इंडिया एक है। इंडिया पूरा ग्लोबल साउथ के जितने भी कंट्रीज हैं उनके बारे में सोचता भी है, उनके साथ काम भी करता है, और उनका समस्या को समाधान करने के लिए जो जो कोशिश करनी पड़ती है भारत वो करता है। ऐसे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज है जिसमें हंड्रेड्स हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट है जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ असिस्टेंस टेक्निकल कोऑपरेशन इंडिया उनको देता है। और जब भी इंटरनेशनल फोरम में एक सुजोग आता है, एक अपॉर्चुनिटी आता है, इंडिया ने ग्लोबल साउथ की बात करता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन अभी हुआ, एक जगह एक एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट चल रहा है, तो और कोई देश है ग्लोबलाइजेशन को फिर आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो भारत क्या कह रहा है? भारत ये कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल साउथ सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल साउथ के जो गरीब देश हैं उनके ऊपर जो एक डेट या उधार जो मंडरा रहा है उनके हित में है नहीं। बहुत सारे गरीब देश, गरीब लोग उसमें सफर कर रहे हैं, तो ये सफरिंग को कैसे कम किया जाए भारत उसके लिए कोशिश करता है। जब G20 का मीटिंग इंडिया में हुआ था, भारत ने क्या किया? भारत ने अफ्रीकन यूनियन को एक मेंबर बनाया, और ये ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। और ग्लोबल साउथ के साथ समिट करके, एक बार नहीं दो दो बार समिट करके उनका क्या ओपिनियन है वो सुनने के बाद ग्लोबल साउथ का जो भी ओपिनियन है उसको G20 मीटिंग में इंडिया ने रिप्रेजेंट किया। तो अभी G7 का भी जो मीटिंग होता है उसमें इंडिया तो G7 का मेंबर है नहीं, मगर इंडिया एक इम्पोर्टेंट आउटरीच कंट्रीज है जो कि इनविटेशन मिलने के बाद वहां जाता है और अपना मत रखता है। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 100% ग्लोबल साउथ का जो अभी अफेक्टेड हैं, ये ग्लोबल इकोनॉमी को लेके उनका डेट काफी ज्यादा है और उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, फूड इनसिक्योरिटी है, फ्यूल इनसिक्योरिटी है, अभी एनर्जी क्राइसिस, जिस तरह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल साउथ ज्यादा इफेक्टेड होगा। जिसके पास पैसा है वो तो ठीक है, वो कंप्लेन करेंगे मगर वो झेल लेंगे, और जो गरीब देश है उसके लिए तो बहुत ही यहाँ डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एजेंडा है उसमें 100% वो जाके बातचीत करेंगे कि ग्लोबल साउथ को मदद करने के लिए जो भी किया जाना चाहिए वो G7 मिल के करे। और आने वाले दिनों में हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा G7 समिट की यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में बायलैटरल मीटिंग्स भी करेंगे दुनिया के बहुत वर्ल्ड लीडर्स के साथ। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम अपनी बातचीत आने वाले दिनों में जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वैश्विक चुनौतियों के बीच G7 शिखर सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी पत्रकार सिमरन सोडी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में